जय हिंद, जय भारत। आप सबका द डॉन एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला। यह पंक्तियाँ किसी शहीद के समारोह को देखकर साकार हो जाती हैं। आज हम कारगिल युद्ध के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। आगे का विवरण हमारे पंडित जगदीश तिवारी जी आपको देंगे। मैं जगदीश तिवारी आज आपको कारगिल युद्ध के बारे में पूरा विवरण देने जा रहे हैं। हमारी ये वीडियो बहुत लंबी होगी, आशा है आप इसको ज़रूर देखेंगे और शेयर करेंगे। सन 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन यह आज़ादी भारत को पाकिस्तान से अलग होने की कीमत पर मिली थी। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक मांग कश्मीर भारत का ताज बना रहा। कई सालों तक पाकिस्तान ने कश्मीर को चुराने की कई कोशिशें की, लेकिन साल 1999 में उसे ऐसी मार खानी पड़ी कि उसने दोबारा कभी भारत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो भारतीय सैनिकों की वीरता के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई ऊंची रक्षा चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू होकर 2 महीने तक चला था, जिसमें भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1363 जवान जख्मी हुए थे। पंजाब के 53 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दिया गया। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिन सैन्य संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिक और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान यह भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया था और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धासुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यह दिन उन महान और वीर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले सुखद कल के लिए बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है, जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है। कारगिल युद्ध में हमारे लगभग 500 से ज़्यादा वीर योद्धा शहीद हुए थे और 1300 से ज़्यादा घायल हो गए। इनमें से ज़्यादातर वह नौजवान थे जिन्होंने
अपनी जवानी के 30 वर्ष भी नहीं देखे थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा के जरिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रही थी। नियंत्रण रेखा के आसपास बर्फीला दुर्गम क्षेत्र होने के कारण शुरुआती चरण में भारत को घुसपैठ की भनक नहीं लग पाई थी। पाकिस्तान जानता है कि भारत नियंत्रण रेखा पर कभी आक्रामकता नहीं अपनाएगा। ऐसी ही खामियों के चलते कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कर जाते हैं और मुंबई हमले जैसी घटनाएं होती हैं। एक बार फिर 26 जुलाई के दिन हम सभी कारगिल युद्ध में शहीद लोगों को याद कर रहे हैं, लेकिन शायद यह मात्र खाना पूर्ति से ज़्यादा ना हो। आज भी कई शहीदों के परिवार वाले सरकारी सहायता को दर दर भटक रहे हैं। धीमी गति से चलती सरकारी योजनाओं का लाभ अक्सर उन शहीदों को बहुत देर बाद नसीब होता है। शायद यही वजह है कि आज युवाओं का एक बड़ा वर्ग सैनिक के रूप में अपना जीवन देखना पसंद नहीं करता। देश की सरकार और आवाम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि देश के युवाओं में देश प्रेम की भावना हमेशा जलती रहे और इस देश को और अधिक वीर मिले। आज से 22 साल पहले कारगिल युद्ध लड़ा गया था। कारगिल युद्ध में सबसे पहली तोंतोलिंग चोटी पर विजय 13 जून को मिली थी। यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स ने 2 राजस्थान राइफल के साथ 13 जून 1999 की रात को बड़े पैमाने पर हमला किया था। इस हमले के दौरान उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन वह जीत हासिल करने में सफल रहे। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तोलोलिंग भारतीय सैनिक की वीरता और प्रतिबद्धता की गवाही देती है। 1999 में द्रास और कारगिल सेक्टरों में कुछ मुजाहिदीनों को भारतीय सीमाओं से बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। यह कवायद जल्द ही एक युद्ध में बदल गई। भारतीय सेना का सामना न केवल घुसपैठियों से बल्कि धोखेबाज पाकिस्तान की सेना के साथ भी हुआ। दुर्गम इलाके की बाधाएं और अपर्याप्त सुविधाएं न होने के बावजूद भारतीय सेना दुश्मनों के खिलाफ खूब लड़ी। कारगिल युद्ध में भारत को जीत मिली, लेकिन 527 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में 52 हिमाचल प्रदेश के थे। हिमाचल प्रदेश के राइफलमैन संजय कुमार के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे दिग्गज सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के 4 प्राप्तकर्ताओं में से 2 थे। कारगिल युद्ध के नायक ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर, जिन्हें युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, उस समय 18 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। उस कठिन लड़ाई को याद करते हुए उन्होंने कहा कि तोलोलिंग की लड़ाई को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि सबसे भयंकर लड़ाई यही लड़ी गई और जीती गई थी। वह याद करते हैं कि कैसे इस युद्ध के दौरान दुश्मनों की भारी तोपखाने की गोलाबारी में गोला बारूद और रसद की ढुलाई सबसे बड़ी चुनौती थी। खुशाल ठाकुर ने कहा कि भीषण लड़ाई ने अपना असर डाला। 18 ग्रेनेडियर्स ने अपना दूसरा कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी के अलावा 2 जेसीओ और 21 अन्य रैंक खो दिया और 2 राजस्थान राइफल ने मेजर विवेक गुप्ता, 2 जेसीओ और 7 अन्य रैंक खो दिए। ठाकुर के अनुसार भारत और पाकिस्तान सेना के इतिहास में इसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध का मैदान माना जाता है। यह भारत की ऐतिहासिक जीत थी। उन्होंने कहा कि पहली जीत के बाद 18 ग्रेनेडियर्स टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यह यूनिट के लोगों का तप और बहादुरी अद्वितीय है। भारत में साल 1997 से 2001 तक अमेरिका के राजदूत रहे रिचर्ड सेलेटर ने अपनी किताब लाइफ इन अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेटिक ईयर्स इन इंडिया में लिखा है कि भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अशरफ काजी से उनकी कारगिल युद्ध के दौरान मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में काजी ने
कारगिल में भारत के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका की मदद मांगी थी। काजी चाहते थे कि भारत कारगिल में अपनी कार्रवाई रोक दे। पाकिस्तान दलील दे रहा था कि कारगिल में लड़ने वाले सिविलियन फ्रीडम फाइटर हैं। इस तरह रिचर्ड ने पाक राजदूत को आईना दिखा दिया था। उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से कहा कि मुझे पता है सच्चाई क्या है, लेकिन मैं आपके लिए यह शर्मिंदगी भी उठाने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा था कि आप बताएं आखिर पाकिस्तानी सरकार क्या चाहती है। रिचर्ड ने कहा था, हमें पता है उन लड़ाकों को किसने ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराए हैं। ऐसे में हमारी सरकार आपकी बात मान ले, यह मुमकिन नहीं। इस घटना के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल से सैनिकों को वापस बुलाने को कहा था। क्लिंटन ने इसके बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी फोन किया था। पूर्व अमेरिकी राजदूत ने लिखा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन करना बिल्कुल अप्रत्याशित था। जानकारों के अनुसार यह घटना भारत और अमेरिका के संबंधों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। रिचर्ड आगे लिखते हैं कि 1998 में अमेरिका के विशेष दूत बिल रिचर्डसन ने तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह से मुलाकात की। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध पर कई किताबें लिखी गई हैं, जिनमें उन पहलुओं का जिक्र है जो आम लोगों को मालूम नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जहरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू द कॉप इवेंट डेथ सूट पाकिस्तान उसमें से एक है। नसीम जहरा ने कहा कि शुरुआत में पाकिस्तान की योजना भारत प्रशासित कश्मीर में पहाड़ की कुछ चोटियों पर कब्जा करने और फिर श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करने की थी। इस सड़क को बंद करना पाकिस्तान की प्रमुख रणनीतियों में शामिल था, क्योंकि यह एकमात्र रास्ता था जिससे भारत कश्मीर में तैनात सैनिकों को सैन्य हथियार भेजता था। नसीम के मुताबिक कारगिल हमले की योजना बना रहे पाकिस्तानी जनरलों का मानना था कि हालात बिगड़ेंगे और भारत कश्मीर विवाद पर बातचीत के लिए मजबूर होगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिक लड़ रहे थे वो दुनिया के 8वां अजूबा से कम नहीं थे। वो कहती हैं कि कारगिल के बारे में दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानियों को इस पर गर्व हो सकता है और दुख भी। जिस तरह से युवा सैनिकों को वहां भेजा गया था, जिस कड़ाके की ठंड में वे वहां पहुंचे थे और जिन परिस्थितियों में उन्होंने बहादुरी से लड़ी, वो गर्व की वजह है। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन्हें वहां क्यों भेजा गया। नसीम जहरा का कहना है कि पाकिस्तान सेना ने शुरू में भारतीय बलों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना को भी पता नहीं था कि क्या हुआ और भारतीय जनरल कह रहे थे कि वे उन्हें कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में अपने इलाके से बाहर निकाल फेंकेंगे। नसीम जहरा के अनुसार शुरू में पाकिस्तानी सेना और लड़ाकों को यह फायदा हुआ कि वो पहाड़ों की चोटियों पर बैठे थे और ऊपर से भारतीय सैनिकों पर हमला करना बहुत ही आसान था। लेकिन बाद में स्थिति बदल गई। भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए घुसपैठियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से पाकिस्तानी पहचान पत्र मिले थे। कारगिल जंग में मारे गए ज़्यादातर जवान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। पहले यह पाकिस्तान का एक अर्धसैनिक बल था जिसे 1999 की जंग के बाद पाकिस्तान को नियमित रेजिमेंट में बदल दिया गया। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिकों की जान गई। भारतीय सेना ने लड़ाई के दौरान अपनी सीमा में पहाड़ों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों और मुजाहिदीनों को परास्त किया। आईएसआई के पूर्व अधिकारी शाहिद अजीज ने भी माना था कि इसमें नियमित पाकिस्तानी सैनिक शामिल थे। पाकिस्तान के उर्दू डेली में छपे एक बयान में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने इस बात को माना था कि कारगिल युद्ध पाकिस्तानी सेना के लिए एक आपदा साबित हुआ। नवाज ने माना था कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में 2700 से ज़्यादा सैनिक खो दिए। रेड क्रॉस के मुताबिक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में करीब 30,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पड़े और भारतीय इलाकों में 20,000 लोगों पर इसका असर पड़ा।
कारगिल सेक्टर में लड़ाई शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा पार की थी और भारतीय भूभाग में करीब 11 किलोमीटर अंदर एक स्थान पर रात भी बिताई थी। मुशर्रफ के साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने जिक्रिया मुस्तकार नामक स्थान पर रात गुजारी थी। पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। कई लोगों का कहना है कि कारगिल की लड़ाई में उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक थी। हालात को देखते हुए मुशर्रफ ने परमाणु हथियार तक इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली थी। पाकिस्तानी सेना कारगिल युद्ध को 1998 से अंजाम देने की फिराक में थी। इस काम के लिए पाक सेना ने अपने 5000 जवानों को कारगिल पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। कारगिल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को पहले इस ऑपरेशन की खबर नहीं दी गई थी। जब इस बारे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को बताया गया तो उन्होंने इस मिशन में अपनी ही आर्मी का साथ देने से मना कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में मिग लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया था। मिग 27 की मदद से इस युद्ध में उन स्थानों पर बम गिराए जहां पाक सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। इसके अलावा मिग 29 कारगिल में बेहद अहम साबित हुआ। इस विमान से कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी। 8 मई को कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने इंडियन आर्मी की मदद करना शुरू कर दिया था। युद्ध में वायुसेना के करीब 300 विमान उड़ान भरते थे। कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना पड़ता था। ऐसी ऊंचाई पर हवा का घनत्व 30% से कम होता है। इन हालात में पायलट का दम विमान के ही अंदर ही घुट सकता था। कारगिल युद्ध में तोपखाने यानी आर्टिलरी से 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज़्यादा तोपों, मोटारों और रॉकेट लॉन्चर ने करीब 5,000 गोले फायर किए। लेकिन लड़ाई के महत्वपूर्ण 17 दिनों में रोजाना हर आर्टिलरी बैटरी से औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज़्यादा बमबारी की थी। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। 1999 के इस 60 दिनों के घटनाक्रम के बारे में सेना और सरकार द्वारा जो जानकारियां सामने आई हैं उसके मुताबिक युद्ध की नींव 1999 के फरवरी महीने में रखी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बस से लाहौर गए थे और पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस दौरान पूर्व पीएम के साथ कैबिनेट मंत्री, कलाकार आदि भी साथ गए थे। एक तरफ पाकिस्तान के साथ संबंध सुधर रहे थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। हर साल फरवरी महीने में ठंड के चलते कारगिल क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं आपसी सहमति से पीछे हट जाती हैं। शिमला समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन तत्कालीन पाक सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिकों को कारगिल के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में भेजकर कब्जा करवा दिया था, यानी कि पूर्व पीएम को गले लगाकर धोखा दिया गया। द्विपक्षीय संबंधों में जो आस जगी थी वह महज कुछ ही समय के लिए थी। पाक सेना के कब्जा जमाते ही भारतीय सेना को एक चरवाह ने घुसपैठ की जानकारी दी थी। इसके बाद भारतीय सेना हरकत में आई और एक के बाद एक कई ऑपरेशन लॉन्च कर दुश्मन देश के सैनिकों को ढेर किया। इस दौरान भारत के कई सैनिक शहीद हुए, जैसे कि हर युद्ध में होता आया है। बातचीत की कोशिश भी की गई, लेकिन युद्ध से पहले भारतीय सैनिकों को बर्बरता के साथ मारा जाने लगा, जिसके बाद भारत का खून खौल उठा और एक के बाद एक ऑपरेशन कर पाक सैनिकों को ढेर कर कब्जे वाले इलाके को अपने पास वापस ले लिया गया। भारत के लिए यह युद्ध लड़ना बेहद मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर थी
जबकि भारतीय सेना को चढ़ाई करते हुए पाकिस्तानी पोस्ट में जाकर सैनिकों को ढेर करना था। लेकिन भारतीय सैनिकों की शहादत के बावजूद पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके को उनसे छीन लिया गया। मेजर पद्मपाणी आचार्य को 28 जून 1999 को कंपनी कमांडिंग के तौर पर कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों के कब्जे वाले तोलोलिंग पर अपना कब्जा जमाने का आदेश दिया गया था। लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वहां पर माइंस बिछा रखी थी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। मेजर पद्मपाणी को दुश्मनों की कई गोलियां लगी, लेकिन वे अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों को वहां से खदेड़कर उस चौकी पर अपना कब्जा किया। मेजर पद्मपाणी हालांकि इस मिशन को पूरा करते हुए बुरी तरह दुश्मनों की गोलियों से घायल होने की वजह से शहीद हो गए। लड़ाई से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखते हुए कहा था कि लड़ाई जीवन भर का सम्मान है। उसी पत्र में मेजर पद्मपाणी ने अपने पिता से अनुरोध करते हुए कहा था कि उनकी बेटी चारू को एक दिन महाभारत से एक स्टोरी सुनाएं, जो दोबारा अपने पिता को कभी नहीं देख पाई। लेकिन 20 साल की आयु में वह भी सेना ज्वाइन करना चाहती हैं। हैदराबाद में साल 1968 में 21 जून के पैदा हुए भारत के इस वीर सपूत पद्मपाणी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद 1993 में आर्मी में शामिल हुए थे। उन्हें मद्रास में प्रशिक्षण के बाद राजपुताना राइफल में कमीशन मिला। उनकी शादी 1996 में हुई और जैसे ही वे पिता बनने वाले थे कि कारगिल का वॉर शुरू हो गया। वहीं एक बार जब रॉ ने कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ का फ़ोन टैप किया था। बीबीसी पर यह लेख सबसे पहले 23 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ था। 26 मई 1999 को रात 9:30 बजे भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक के सिक्योर इंटरनल एक्सचेंज फ़ोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सचिव अरविंद दवे थे। उन्होंने जनरल मलिक को बताया कि उनके लोगों ने पाकिस्तान के 2 चोटी के जनरलों के बीच एक बातचीत को रिकॉर्ड किया है। उनमें से एक जनरल बीजिंग से बातचीत में शामिल था। फिर उन्होंने उस बातचीत के अंश पढ़कर जनरल मलिक को सुनाए और कहा कि इसमें छिपी जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जनरल मलिक ने उस फ़ोन कॉल को याद करते हुए बताया कि दरअसल दवे ये फ़ोन डायरेक्ट जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को करना चाहते थे, लेकिन उनके सचिव ने ये फ़ोन गलती से उन्हें मिला दिया। जब उन्हें पता चला कि DGMI की जगह वो बोल रहे हैं तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। मैंने उनसे कहा कि वो इस फ़ोन की बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट तुरंत भेजें। जनरल मलिक ने आगे कहा, पूरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने अरविंद दवे को फ़ोन मिला कर कहा, मेरा मानना है कि ये बातचीत जनरल मुशर्रफ, जो कि इस समय चीन में हैं, और एक बहुत सीनियर जनरल के बीच में है। मैंने दवे को सलाह दी कि आप इन टेलीफोन नंबरों की रिकॉर्डिंग करना जारी रखें, जो उन्होंने की। जनरल मलिक कहते हैं 3 दिन बाद रॉ ने इन दोनों के बीच एक और बातचीत रिकॉर्ड की, लेकिन इस बार उसे डायरेक्ट जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस या मुझसे साझा करने के बजाय उन्होंने ये जानकारी सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दी। 2 जून को जब मैं प्रधानमंत्री वाजपेयी और ब्रजेश मिश्रा के साथ नौसेना के एक समारोह में भाग लेने मुंबई गया तो लौटते समय प्रधानमंत्री ने मुझसे ताज़ा इंटरसेप्ट के बारे में पूछा। तब जाकर ब्रजेश मिश्रा को एहसास हुआ कि मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। वापस लौटते ही उन्होंने इस गलती को सुधारा और मुझसे इस बातचीत की। लड़ाई के समय भी हमारा खुफिया तंत्र जानकारियों को सबके साथ न बांटकर चोटी के चुनिंदा लोगों तक पहुंचा रहा था, ताकि टर्फ वार में उनका दबदबा रहे। 1 जून तक प्रधानमंत्री वाजपेयी और सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को ये टेप सुनवाई जा चुके थे। 4 जून को भारत ने इन टेपों को उनकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुनवाने का फैसला किया। अगर मुशर्रफ की बातचीत को रिकॉर्ड करना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए
बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो उन टेपों को नवाज शरीफ तक पहुंचाना भी कम बड़ा काम नहीं था। सवाल उठा कि इन संवेदनशील टेपों को लेकर कौन इस्लामाबाद जाएगा। एक सूत्र ने नाम न लिए जाने की शर्त पर बताया कि इसके लिए मशहूर पत्रकार R.K. मिश्रा को चुना गया, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। उन्हें भारत बुलाकर ये जिम्मेदारी दी गई, इस डर से कि कहीं इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर उनकी तलाशी न ले ली जाए। उन्हें डिप्लोमेट का दर्जा दिया गया था ताकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल सके। उनके साथ भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू भी गए। R.K. मिश्रा ने सुबह 8:30 बजे नाश्ते के समय नवाज शरीफ से मुलाकात कर उन्हें वो टेप सुनवाया और उसकी ट्रांसक्रिप्ट उनके हवाले की। मिश्रा और काटजू उसी शाम ये काम पूरा कर दिल्ली वापस आ गए। इस यात्रा को इतना गुप्त रखा गया कि कम से कम उस समय इसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। इन टेपों ने नवाज शरीफ द्वारा सुन लिए जाने के करीब एक हफ्ते बाद 11 जून 1999 को विदेश मंत्री सरताज अजीज की भारत यात्रा के कुछ पहले भारत ने एक संवाददाता सम्मेलन कर इन टेपों को सार्वजनिक कर दिया। इन टेपों की सैकड़ों कापियां बनवाई गई और दिल्ली स्थित हर विदेशी दूतावास को भेजी गई। भारतीय खुफिया समुदाय के लोग अभी भी ये बताने में कतराते हैं कि उन्होंने इस काम को कैसे अंजाम दिया। इस बातचीत ने सार्वजनिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि कारगिल ऑपरेशन में पाकिस्तान के चोटी के नेतृत्व का किस हद तक हाथ था। आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग जो कारगिल पर मुशर्रफ की सुनाई कहानी को सिरे से खारिज करते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन टेपों को सार्वजनिक करने का वजह से दुनिया का पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और उसे कारगिल से अपने सैनिक हटाने पड़े। इस बार कारगिल विजय दिवस खास है क्योंकि राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर श्री रामनाथ कोविंद कारगिल पहुंच चुके हैं। इस बार 1999 के कारगिल युद्ध के साथ ही वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और इस ऐतिहासिक युद्ध में शामिल रहे जीत के नायकों को सम्मानित करने की तैयारी है। सहभार mjagran.com, navbharattimes.com, www.bbc.com, www.amarujala.com, www.sirpsach.in, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।